Hello students, welcome to IJS Law classes. I am Advocate Mansi Mittal. Students, last lecture में हमने maintenance जो है topic उसे start किया था. In this lecture, we are going to discuss some of the cases and rest of the leftover topic. And inheritance जो कि काफी ज्यादा important है, पर ज्यादा complicated भी है Muslim inheritance, उसको हम discuss करेंगे, right? Okay. मेंटेनेंस, इसका ओवरव्यू ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स. 4 कैटेगरीज थी इसके अंदर, जिन कैटेगरीज को मेंटेन करने के लिए आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है अंडर द मुस्लिम लॉ. ठीक है, तो कौन कौन थे वो, कैन यू टेल मी? 4 कैटेगरीज कौन कौन थी जिसमें कहा गया है मुस्लिम लॉ में कि आप के ऊपर ऑब्लिगेशन है इन लोगों को मेंटेन करने के लिए? Wife, children, parents, and near relatives. Parents and near relatives. मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखिए तो एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन किसके ऊपर थी कि किसको मेंटेन करने की एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन है? वाइफ को. ठीक है, तो यहाँ वाइफ को मेंटेन करने के लिए एब्सोल्यूट जो थी वो ऑब्लिगेशन थी, लेकिन इन तीनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन हमारे पास एक केस लॉ आया, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम. सुप्रीम कोर्ट. तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उनको भी कहा गया कि ये भी, इनको भी मेंटेन करना ही करना होगा. ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन है इनको भी कहा कि मेंटेन करना होगा. कब तक? जब तक कि अगर वो मेल है वो मेजर नहीं हो जाता, अगर वो फीमेल है जब तक वो अनमैरिड है. ठीक, और वाइफ जो है उसका एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन तो ऑलरेडी था. ठीक, एक चीज और हम देखेंगे मुस्लिम लॉ में कि भाई अगर डॉटर जो है अनमैरिड है तो ठीक है, अगर मैरिड है और पुअर है, मैरिड है और पुअर है, तब भी फादर यानी कि जो पेरेंट्स है वही उसको मेंटेन करेंगे, राइट? इनफैक्ट अगर इंडिजियन भी है तब भी. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में ऑल्दो डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने केस लॉ का नाम डिस्कस नहीं किया था. तो दिस केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम कई बार अलग अलग पॉइंट्स पे अभी आगे भी देखेंगे. ओके, देखिए ये तो मेंटेनेंस हो गया, और एक स्पेशल मेंटेनेंस भी होता है. कैन यू टेल मी वो स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है? स्पेशल अलाउंस तो जो दिया जाता है वाइफ को. खर्चा पानदान. यस, व्हाट इज इट? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ खर्चा पानदान? देखो, ये एक तरीके का एडिशनल अलाउंस है जो वाइफ को दिया जाता है. ठीक है, ये जो है एब्सोल्यूट अलाउंस है वाइफ का, उसकी मर्जी. देखो, घर चलाने का खर्चा इज डिफरेंट, बट ये एब्सोल्यूटली वाइफ को दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि वाइफ अपना एक्सेस देती है हस्बैंड को, एंड इन रिटर्न जो है वाइफ को ये अलाउंस मिलता है. ठीक है, ये एडिशनल अलाउंस है, वाइफ का एब्सोल्यूट है, उसकी मर्जी जहां पे भी वो खर्चा करे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैन बेगम. ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? यही हुआ था, खर्चा पानदान की ही बात है, इसी स्पेशल जो अलाउंस है उसी की बात है. तो इसमें क्या हुआ था, जो माइनर एक गर्ल थी, तो
तो इसके हस्बैंड के फादर और इस माइनर गर्ल के फादर के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि ये लोग इस गर्ल को 500 रुपीज पर मंथ का स्पेशल अलाउंस देंगे। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ कि जो माइनर गर्ल है और इस हस्बैंड के बीच में जो है डिस्प्यूट्स वगैरह अराइज हो गए और वाइफ ने जो है घर छोड़ दिया और ये वापस यहीं रहने लगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टिल इंटाइटल्ड है स्पेशल अलाउंस के लिए? तो कोर्ट ने हेल्ड किया हाँ, अपने ये स्पेशल अलाउंस की रिकवरी के लिए, स्पेशल अलाउंस की रिकवरी के लिए बिल्कुल लाइबल है। तो ये स्पेशल अलाउंस का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आप याद रखना, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ठीक है, नाउ अब पर्सन्स कौन कौन से इंटाइटल्ड हैं स्पेसिफिकली कैटेगरीज वाइज देखेंगे। सबसे पहले तो हम चिल्ड्रन की अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से चिल्ड्रन आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेजिटिमेट अगर चाइल्ड है तो वहां पे फादर की साइड से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है मुस्लिम लॉ में। ठीक है, मदर है, मदर में वो भी सुन्नी को कहा है। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, इलेजिटिमेट अगर चाइल्ड है तो ठीक है, ऑल्दो वो सीआरपीसी के अंदर जाके मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द मुस्लिम लॉ। ठीक है, अब देखिए वो सारे पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखिए कोई हस्बैंड वाइफ है और अगर वाइफ की कस्टडी में, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ सेपरेटेड है हस्बैंड से, और वाइफ की कस्टडी में अगर चिल्ड्रन रह रहा है तब भी उसका मेंटेनेंस का राइट जो है डिफीट नहीं होता। ठीक है, वो चाइल्ड तो उसी आदमी का है ना, बेशक हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं पर स्टिल हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, इवन इफ चाइल्ड अगर मदर की कस्टडी में रह रहे हैं तो चाइल्ड को मेंटेनेंस देना ही होगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेल है मतलब चाइल्ड माइनर है, अनमैरिड के केस में डॉटर अगर अनमैरिड है, इनफैक्ट मैरिड भी है, अगर पुअर है तो उसको भी आप ही मेंटेन करोगे। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है हिंदू लॉ के साथ। हिंदू लॉ में किसके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है? डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने की ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट तो नहीं है, पर किसके पास आती है? ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। फादर इन लॉ। ठीक है, पर मुस्लिम लॉ में किसके ऊपर आएगी? उस लड़की के पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फादर इन लॉ के ऊपर कोई भी एज सच ऑब्लिगेशन नहीं है इन मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा जब ये आंसर राइटिंग करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज यही कि अगर मदर की कस्टडी में रह रहे हैं चिल्ड्रन तो भी इंटाइटल है वो मेंटेनेंस के लिए। दूसरी बात ये कि अगर चाइल्ड माइनर है, अनमैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर, इंडिजेंट अगर आपका डॉटर है, सॉरी चाइल्ड है, डिसेबल्ड है, ठीक है, देन ऑल्सो देखो ये तो सेपरेटेड की बात हुई, उसकी कस्टडी में रह रहे हैं। इवन इफ हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स भी हो चुका है और चाइल्ड रह रहे हैं डिवोर्स्ड मदर के साथ अपनी, तब भी वो इंटाइटल्ड है। तो ये भी जो हमने अभी केस डिस्कस किया था नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम, उसी के अंदर बोला गया था। ठीक है, देखिए अगर फादर के पास कोई मीन्स नहीं है, ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक, कि भाई फादर के पास अगर कोई मीन्स नहीं है तो क्या होगा? The duty shifts under Hanafi law to the mother and under Shafi to father's father. ठीक है, तो अगर मीन्स नहीं है तो मदर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग व्यू है इसके ऊपर। ठीक, अगर देखो मदर और फादर दोनों ही निकम्मे हैं और दोनों के पास ही मीन्स नहीं है तो बच्चों को कौन मेंटेन करेगा? Father's father. ठीक है, फादर एंड मदर दोनों के पास मीन्स नहीं है
तो भाई ड्यूटी आ जाती है ग्रैंड पेरेंट्स की, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स की ड्यूटी आ जाती है उन्हें मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इलेजिटिमेट चाइल्ड का आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई फादर का कुछ नहीं बनता मुस्लिम लॉ में, मदर है वो भी सुन्नी लॉ में, ठीक है, और सीआरपीसी 125 में तो क्लेम कर ही सकते हैं हम, ठीक है। अब बात आ जाती है पेरेंट्स की। अब बात आ जाती है पेरेंट्स की, तो सुन्नी क्या कहता है बता सकते हो आप पेरेंट्स का? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? अनम्यूट करके बोल सकते हो सुन्नी। पेरेंट्स को कब मेंटेन करना होगा या कब नहीं मेंटेन करना होगा? When, ma'am, it is irrelevant whether parents are themselves sufficient or able to earn or not. In under Sunni law, ठीक है, children or their यानी ward कि have to सुन्नी लॉ में maintain their parents. इमेटीरियल है कि भाई पेरेंट्स कैपेबल है टू मेंटेन देमसेल्व्स और नॉट, ठीक है, चिल्ड्रन आर बाउंड टू मेंटेन देम। और शिया क्या कहता है? Only in the case when parents are not themselves able to maintain. ठीक मतलब है, they are तो not able शिया to कहता maintain. है कोई भी ड्यूटी नहीं है अगर वो खुद को केपेबल है, वो खुद को मेंटेन करने के लिए केपेबल है। लेकिन सुन्नी कह रहा है अगर वो केपेबल है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेंटेन करना ही होगा। शिया कह रहे हैं भाई अगर वो खुद को केपेबल है मेंटेन करने के लिए तो चिल्ड्रन की कोई भी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है कि भाई सन की, जिसको आप कह रहे थे कि ये मेंटेन करेगा, अगर जो है सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में ड्यूटी किस पे शिफ्ट हो जाती है? Son. यस, तो ग्रैंड चिल्ड्रन पे ना शिफ्ट हो जाती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर उनके पास सफिशिएंट मींस है तो ही वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ देखिए अगर कोई स्टेप मदर है तो क्या होगा? स्टेप मदर को उसके सन जो है वो मेंटेन करेंगे क्या? स्टेप मदर को, When father is incapable to maintain her, then yes. ठीक है, ओके। जब फादर इनकेपेबल है, फादर फेल हो जाते हैं स्टेप मदर को मेंटेन करने के लिए, तो स्टेप मदर को भी जो चाइल्ड है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नियर रिलेटिव्स। नियर रिलेटिव्स में आपके कोलैटरल आ जाते हैं। कोलैटरल कौन होते हैं? आपके बराबर वाले, आपके बहन भाई हो गए, फौर से दूर के रिश्तेदार हो गए, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर जो मेनली जो क्लोजर नियर रिलेशनशिप्स होती हैं आपकी, तो उनको मेंटेन करने की क्या ड्यूटी है, बाउंड होते हैं? बताइए। शिया तो बोलता है नॉट रिक्वायर्ड, कोई ड्यूटी ही नहीं है। सुन्नी कहता है अगर जो रिलेटिव, जो नियर रिलेटिव आपसे पहली बात तो क्लेम कर रहा है, वो अगर इनकेपेबल है तो आप कर दोगे। अब वो इनकेपेबल है तो आप भी तो केपेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एब्सोल्यूट तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं देखा। शिया तो साफ साफ कह रहे नहीं। सुन्नी कह रहे ठीक है, अगर केपेबल हो और सामने वाला इनकेपेबल है, जो क्लेम कर रहा है आपसे वो इनकेपेबल है, तो कर दो मेंटेन, लेकिन ये चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। नाउ फाइनली अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ के ऊपर चलते हैं, तो जो वाइफ का कॉन्सेप्ट है, एक हमने इद्दत का कॉन्सेप्ट इसके अंदर पढ़ा था, है ना? तो वाइफ का इद्दत हमने पढ़ा था,
तो इद्दत पीरियड का रेलिवेंस बता सकते हो? मुस्लिम लॉ में क्या है, मेंटेनेंस कब मिलेगा मुस्लिम लॉ के हिसाब से? अर्लियर, पहले क्या होता था, कब तक मेंटेनेंस दिया जाता था एक मुस्लिम वुमेन को? Ma'am, during the subsistence of the marriage, every wife is entitled for the maintenance. That is her absolute right. But after divorce, there is distinction between a maintenance of widow and a maintenance of divorced wife. Under Muslim law, widows are not entitled for the maintenance during the period, while divorced wives are entitled for the maintenance during iddat period. But I don't know the rationale behind this distinction. सी, ओके, द थिंग इज करेक्ट कि भाई देखिए, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वुमेन क्या होगी, विडो। ठीक, अब हस्बैंड की डेथ हो गई तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द मेंटेनेंस, लेकिन अगर उसका डिवोर्स हो गया तो डिवोर्स के बाद जो मैंने आपको इद्दत पीरियड बताया था, मैंने आपको बताया था उसे इद्दत पीरियड काटना होता है, तो उस इद्दत पीरियड के अंदर उसे मेंटेनेंस मिलेगा। और अगर वो वुमेन अगर डिवोर्स है और वो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है, तब क्या होगा, टिल द डिलीवरी, जब तक बच्चे का बर्थ नहीं हो जाता तब तक। और ये सारी बातें कुरान में साफ साफ, इनकी जो होली बुक है उसमें लिखी गई है। ठीक है, ओके। अब जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं। देखिए, कुछ कस्टम्स होते हैं, वो कस्टम्स होते हैं, कोई लॉजिक मैं नहीं बता सकती इनके पीछे, ये बातें इनकी कुरान के अंदर जो है टिल द डिलीवरी उन्हें मिलेगा, ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, बट इन चीजों को चैलेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे केस लॉज आए। ठीक है, कि इवन आफ्टर इद्दत पीरियड, भाई जब तक वुमेन रीमैरी नहीं कर लेती तो उसे साफ साफ अधिकार है सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने का। ठीक है, जैसे कि बाकी रिलीजन्स में भी आपने देखा। ठीक है, तो काफी सारे केसेस हुए। सबसे पहला केस है जोहरा खातून वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम। ठीक, तो भाई इसमें जो 125 सीआरपीसी है, पहली बात तो उसकी कर दी गई कि भाई इसमें इंक्लूड होती है डिवोर्स्ड वाइफ। ठीक है, फिर लेकिन किसको मिलेगा मेंटेनेंस, वो कहा जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है उसके अंदर ही इंटाइटल्ड है वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, अगर वाइफ ने डिवोर्स दिया है उस आदमी को तभी मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, अगर उस आदमी ने उसे डिवोर्स दिया है तो कोई भी राइट मेंटेनेंस का नहीं है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। अब आगे यही लड़ाई चलती रहेगी कि भाई 125 सीआरपीसी में उसे मिलेगा नहीं मिलेगा वाइफ को, पर अभी प्रेजेंटली ये वेल सेटल्ड है कि भाई मिलेगा टिल शी रीमैरीज। ठीक है, केस 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985। अभी आप बताओगे मेरे को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट केस है शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद। इसमें क्या हुआ था? इसमें the Supreme Court, the apex court said कि section 125 of CRPC is a secular provision. The Muslim wives are also entitled for maintenance even after iddat period as well. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बार बात की गई कि मुस्लिम वुमेन को भी प्रॉपर राइट ऑफ मेंटेनेंस देना चाहिए, सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही नहीं, जैसे सारी रिलीजन्स में वाइफ को दिया जाता है, सारी रिलीजन्स की वाइफ जो है सेक्युलर है। ठीक है, तो ये सारे रिलीजन्स की वाइफ के लिए कहा गया कि भाई उनको राइट ऑफ मेंटेनेंस प्रॉपर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ना कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक, बल्कि even after iddat period, even after the expiry of iddat period until she remarries। ठीक है, जब तक वो दोबारा किसी और से शादी नहीं कर लेती तब तक उनके पास मेंटेनेंस का राइट होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस का राइट
होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, आगे बताइए स्टोरी। पार्लियामेंट ने फिर क्या किया? मैम 1986 एक्ट मुस्लिम वुमेन, आई थिंक प्रोटेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कुछ ऐसे का नाम ही मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, बट मुस्लिम 1986 एक्ट वाज पास। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स। हाँ आगे बताइए। मैम उस केस की इस इनैक्टमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केस शाहबानो बेगम केस में कहा था, वो इस इनैक्टमेंट ने नलिफाई कर दिया, मतलब वापस प्रीवियस पोजीशन पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो उसमें भाई लिख दिया कि भाई 125 जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो शाहबानो बेगम वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भाई ओवर रूल करने के लिए, उसके इफेक्ट को, ये भाई पार्लियामेंट ने इस एक्ट के अंदर जो है अमेंडमेंट कर दी। इधर से कंट्रोवर्सी जो है स्टार्ट हो गई, जैसे कि कस्टमरी लॉज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अचानक से कोई चेंज आता है तो सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है। तो इस केस के बाद ऐसा ही कुछ हुआ और फिर अमेंडमेंट हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास एक और तीसरा केस आया। कौन सा केस आया भाई? डैनियल लतीफी हम्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या हुआ था? डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ? Under this case, Supreme Court upheld the Shah Bano 1985 case हम्म and said that Section 125 will be applicable on Muslim women also. क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम वुमेन्स के साथ, उनका आर्टिकल 14 एंड 21 की वॉयलेशन हो रही है। तो भाई हस्बैंड को अपनी वाइफ को इद्दत पीरियड के बाद भी देना होगा, ठीक है, मेंटेनेंस, क्योंकि ये वॉयलेशन हो जाएगा नहीं तो उनके प्रति, उनके आर्टिकल 14 और 21 का वॉयलेशन होगा, क्योंकि एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया उनके साथ, ठीक है। तो ये केस 3 था। देन फाइनली कम्स लास्ट केस, केस 4, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी जो भी चल रही थी वो सेटल डाउन हो गई। कौन सा केस था? Shabana Bano versus Imran Khan 2010. इस केस में क्या हुआ? फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेटल किया? That Section 125 supersedes 1986 Act, हम्म and thus Muslim divorced women are entitled for maintenance even after the period also. ठीक है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेटल कर दिया कि भाई 125 जो है अप्लाई होगा, मुस्लिम वुमेन्स के मेंटेनेंस को भी, मेंटेनेंस का भी प्रॉपर राइट दिया जाएगा, एंड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड अंटिल शी रीमैरीज उनको राइट है मेंटेनेंस का। तो ये वाले जो सारे केसेस थे, सीरीज ऑफ द केसेस थे, 4 केसेस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो मेन पार्ट है वो है वाइफ का ही, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चिल्ड्रन वाले में जो इलेजिटिमेट वाला पार्ट है, या फिर जैसे कि अगर वाइफ हस्बैंड अनेबल हो जाते हैं, दोनों अनेबल हो जाते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है मेंस के लिए वो है वाइफ का कंसेप्ट ही आपको इसके अंदर देखना है। और अगर हस्बैंड ने मेंटेन नहीं किया तब भी 125 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा सारा प्रोसीजर, ठीक है। अब बात आती है टॉपिक नंबर 2, which is Muslim inheritance. ठीक, मुस्लिम इनहेरिटेंस ही काफी ज्यादा मतलब सिंपल भी कहूंगी, लेकिन जब आप इसकी टेबल पढ़ोगे, मतलब हिंदू लॉ से समझने में ही आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो शेयर्स हैं वो फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन टेबल में थोड़ी सी समझने में, याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है वो, क्योंकि हर पॉइंट में बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है कि भाई वाइफ को कब मिलेगा, मदर को कब मिलेगा, डॉटर को कब मिलेगा, सन नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए, 2 डॉटर है तो उनको हम देखेंगे। बट वंस आप टेबल बना लोगे, कुछ रिलेशनशिप्स है सिर्फ उन्हीं को आप देखना मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट करके पूछा नहीं जाता। कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स है जिनको ही दिया जाता है, तो उनको आप आसानी से याद कर लोगे अगर आप सॉल्व करते रहोगे क्वेश्चंस को।
तो सबसे पहली बात तो यही है इसके अंदर कि जो शेयर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं फैमिली मेंबर्स के। दूसरी बात, डिजीज्ड की जो नेट प्रॉपर्टी है उसी को फर्दर इनहेरिट किया जाता है। नेट प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे आप, तो ये क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फॉर से ये टोटल प्रॉपर्टी है तो इसमें से माइनस कर दोगे फ्यूनरल एक्सपेंसेस। उसके बाद कोई भी डेप्ट या लोन की जो है पेमेंट होनी है तो वो भी आप माइनस कर दोगे। पेंडिंग कमिटमेंट है उसको माइनस कर दोगे। इनफैक्ट विल जो है, विल का टॉपिक हमने किया था ना, उसको माइनस कर दोगे। ये सारी चीजें निकालने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बच जाती है वो सारी की सारी मुस्लिम इनहेरिटेंस में के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ रिलेशनशिप्स है जो हमें पहले समझने पड़ेंगे। जैसे कि सिबलिंग्स है, उनको क्या कहा गया है, इख्वा। इख्वा, ठीक है, इख्वा उनके लिए वर्ड यूज किया है। ठीक है, एक तो होते हैं रियल ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ठीक, फुल ब्लड जिन्हें कहते हैं। एक होते हैं पैटर्नल और एक होते हैं मैटरनल। ठीक, देखिए रियल तो आपको पता ही है कौन होते हैं। पैटर्नल बताओ कौन होते हैं, पी और एम, इधर से ही पता चला लो। पैटर्नल कौन से होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं वो, कॉमन कौन होते हैं, फादर। ठीक है, क्योंकि पैटर्नल है। तो इसको हमने हिंदू लॉ में क्या पढ़ा था कि ये होते हैं हाफ ब्लड। और ये मैटरनल यानी कि ये मदर से कनेक्टेड है। तो ये क्या है, यूट्राइन ब्लड। यूट्रिन ब्लड। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं मुस्लिम लॉ में। क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं बता सकते हो? डोंट नो मैम। ठीक है, जो रियल है उनके लिए वर्ड यूज किया गया है हकीकी, हकीकी। एंड देन जो आपके पैटर्नल है उनके लिए अलाती। एंड देन जो यूट्रीन है यानी कि जो मैटरनल है उनके लिए अख्याफी, अख्याफी। ठीक है, और जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन है वो कौन होते हैं, औलाद। ठीक है, उर्दू टर्म यूज की गई है औलाद, उन्हें कहा गया है। ठीक है, चले, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर कोई सिबलिंग्स आपस में मैटरनल रिलेशनशिप रखते हैं तो उसमें मेल और फीमेल को 1:2 में जो है प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। लेकिन जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं या फिर उनका कनेक्शन जो है पैटर्नल वाला है तो उसमें 2:1 रखा गया है, यानी कि मेल जो होगा उसको 2 की रेशियो में मिलेगी और फीमेल है उसको मेल से आधा मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, इतना क्लियर है? अगर कोई मैटरनल जो है सिबलिंग्स है, ठीक है, यस समझ आ गई। अभी तो चीजें सिंपल चल गई। देखो अब जो चिल्ड्रन है कहाँ मिलेगी, उनकी कौन सी कहाँ तक जनरेशन्स को मिलेगी वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉर से ये पी है और इसकी डेथ हुई है तो है इसकी डॉटर, सन। ठीक है, अब सन के भी डॉटर है और सन है, और इस डॉटर की भी डॉटर है, सन है, और इस डॉटर की भी डॉटर है, सन है, और यहाँ सन की डॉटर है, सन है ना? तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, कि भाई अब जो, यानी कि कहने की बात सिंपल है, डॉटर की जो फर्दर आगे की जनरेशन है ना उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, डॉटर की जो फर्दर, डॉटर से जो रिश्ते आ रहे हैं आगे के, डॉटर्स से जो रिश्ते आ रहे हैं आगे के, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है समझना जरूरी था। ठीक है, अभी देखिए, और हमने बात की 2:1 में कौन से मेल एंड फीमेल ऐसे हैं जिन्हें 2:1 में जो है इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दी जाएगी। 2:1 की बात कर रहे हैं हम अभी। तो जो जिसकी डेथ हुई है उसका सन और डॉटर, ठीक है, उसके बाद सन्स, 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 डॉटर,
उसके बाद सन सन सन, सन सन डॉटर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी औलाद, जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी औलाद यानी कि उसके चिल्ड्रन, और ये आ गए उसके भाई बहन, ये रियल वाले आ गए और ये पैटर्नल वाले आ गए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि भाई जो रियल और जो पैटर्नल है उधर कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, मेल को 2 और फीमेल को 1, लेकिन मैटरनल वाले में बोला था मैंने 1:1 ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने मैटरनल जो सिबलिंग्स है उनको नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो टेबल बनाई है ये है 2:1 वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने ना खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लो, जैसे मैं टेबल्स वगैरह बना रही हूँ तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल को 1:1 कब दिया जाता है, यानी कि बराबर। ठीक है, तो मदर और फादर, मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। ठीक है, इन सभी को दिया जाता है 1:1 के हिसाब से, 1:1 के हिसाब से। ठीक है, और एक टर्म है कलाला। कलाला क्या होता है, कोई बता सकता है? देखिए, कलाला वो पर्सन है जिसकी ना कोई औलाद है, जिसके ना कोई फादर है, जिसके ना कोई ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो वो पर्सन कलाला है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 टेबल है, टेबल 1, टेबल 2। ठीक है, तो टेबल 1 के अंदर है शेयरर्स और टेबल 2 के अंदर है रेजिडेरी। ठीक है, अब सिंपल सा हिसाब है, कोई आदमी कोई भी आदमी कह रही हूँ, कोई भी पर्सन जो है हमारा है, जो डिजीज्ड है, डिजीज्ड की ये प्रॉपर्टी है, डिसीज्ड की ये प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर से सबसे पहले हम उसके क्या निकालेंगे, बताइए। अभी जहां तक मैंने बताया उसके हिसाब से आप क्या निकालोगे, ये टोटल प्रॉपर्टी है। टोटल प्रॉपर्टी में से उसकी नेट जो है प्रॉपर्टी निकालोगे ना, इसमें से क्या क्या माइनस करोगे आप पहले, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, डेब्ट्स, लोन्स, पेमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, विल, सब कुछ माइनस कर दिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच गई, अब उसमें से आप देखोगे कि टेबल 1 के अंदर जो लोग हैं उसके कितने कितने शेयर हैं, सबको आपने दे दिया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बची रेजिडेरी, वो टेबल 2 के पास जो है चली जाएगी। ठीक है, अब टेबल 1 के अंदर जो है कितना शेयर जाएगा वो एकदम फिक्स्ड है। तो टेबल 1 को अब लिखने का काम स्टार्ट हो जाता है आपका, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो, ये काफी ज्यादा अपनी लैंग्वेज में आपको इजी हो जाएगा। ठीक, तो हस्बैंड है, ठीक, अगर वाइफ की डेथ हुई है तो जो उसका हस्बैंड है वो कब और कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। मरने वाली अगर कोई महिला है तो उसका पति भी तो होगा ना, पति जो है उसका अगर हस्बैंड है तो वो कितनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। ठीक है, देखिए अब जो मैं रिलेशन बता रही हूँ ना, वो आप सब देखोगे डिजीज के साथ। देखो अगर तो चाइल्ड है किसके, मरने वाले के, ठीक है, तो फिर इस हस्बैंड को मिलेगा 1/4 शेयर। चाइल्ड है तो 1/4 शेयर मिलेगा, अगर चाइल्ड नहीं है तो मिलेगा हाफ। ठीक, अगर चाइल्ड है तो 1/4, अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/2। ठीक, तो ये चाइल्ड किसके देख रहे हो आप, जो मरने वाली जो डिजीज है उसके। ठीक है, तो नीचे के जो सारे रिलेशंस है ये उससे ही चलेंगे। दूसरे पॉइंट पे आ जाती है वाइफ। अगर मरने वाला आदमी है तो उसकी वाइफ भी तो इनहेरिट करेगी। अब वाइफ के केस में भी ऐसा है, अगर डिजीज के चाइल्ड हैं
तो 1/8 शेयर मिलेगा वाइफ को। अगर चाइल्ड नहीं है तो 1/4 शेयर मिलेगा वाइफ को। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉटर पे। तीसरा रिलेशनशिप है इनका साफ साफ डॉटर का। जो डॉटर है, अगर 2 डॉटर हैं और कोई भी सन नहीं है, 2 डॉटर है और मरने वाले का कोई भी सन नहीं है, तो दोनों डॉटर को मिलेगा 2/3। अब ये दोनों डॉटर आपस में शेयर को जो है बांट लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक ही डॉटर, देखो डॉटर को टेबल 1 में रखा गया है, डॉटर को टेबल 1 में सिर्फ तभी मिलेगा अगर बेटा नहीं है। ठीक है, अगर सन है, देखो मैंने लिखा है ना, अगर सन नहीं है तभी मिलेगा। अगर सन है तब क्या होगा, अगर सन है तो दोनों को टेबल 2 के हिसाब से मिलेगा। कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मिलेगा मेल और फीमेल को, अभी 2:1, 1:1, तो वो सब अप्लाई हो जाएगा। मैंने अभी आपको 2:1 वाला जब बताया तो उसके अंदर बताया था ना, सन और डॉटर को 2:1 में रखा गया है ना। तो अगर सन है तो उन्हें टेबल 2 में इकट्ठा बांट देंगे कि भाई 2:1 में सन और डॉटर को एक साथ दे देंगे। लेकिन अगर सन नहीं है और 2 बेटियां हैं तो 2/3 का इनको शेयर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही डॉटर है और सीन वही चलेगा कि भाई सन नहीं है तो 1/2 इसको शेयर हम दे देंगे। इतना यहां तक अभी तक क्लियर है। देखो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी लर्न करने वाली हैं। जल्दी लिखो चैट में, इतना क्लियर है। देखो सन की अब जो डॉटर है उसकी बात आ जाती है। सन की डॉटर यानी कि ये जो पर्सन है इसकी डेथ हुई है। अगर ये आदमी था, ठीक है, तो इसकी वाइफ की बात कर ली हमने। और अगर ये औरत की डेथ हुई तो इसके हस्बैंड की हमने बात कर ली। अब इनके बच्चों की बात कर रहे थे तो हमने डॉटर की बात कर ली। ठीक है, अगर सन नहीं है तो, अगर सन है तो दोनों को टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा, टेबल 2 में चली जाएगी डॉटर। अब चौथा रिलेशन आया, सन को देखो, सन को नहीं रखा गया टेबल 1 में, सन को टेबल 2 में ही रखा गया है। लेकिन सन की जो डॉटर है उसको टेबल 1 में रखा गया है। लेकिन सन की डॉटर को टेबल 1 में कब मिलेगा, सन की डॉटर को टेबल 1 में तब मिलेगा जब कोई सन नहीं है। ठीक है, यानी कि अब आप सोचोगे सन नहीं है तो इस सन की डॉटर क्या है, यानी कि ये वाला सन होता, मतलब और भी तो सन होंगे ना, उनकी बात की है। ठीक है, इस सन, ये जो सन होता तो डॉटर को तो मिलता ही नहीं ना। आगे की पुष्टि पीढ़ियों को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये सन नहीं है। अभी थोड़ी सी लॉजिकल और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट ओवर द टाइम जब आप इसको सॉल्व करोगे चीजों को तब आपको समझ आएगा। जनरली सन डॉटर तक नहीं पूछेंगे, वो डॉटर, सन, मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड, यहीं तक रिवॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना ज्यादा पर फिर भी एक बार लिख लो इन सब चीजों को। अगर कोई सन नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, कोई सन नहीं है, तभी सन की डॉटर को टेबल 1 में मिलेगा। अदरवाइज मैंने कहा है ना, सबको बराबर रख के हम टेबल 2 के अंदर देंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं तभी इसको मिलेगा। ठीक है, वही है इसमें, अगर ये 2 हैं, अगर ये 2 सन्स डॉटर हैं तो इन्हें 2/3 मिल जाएगा। अगर ये एक अकेली है तो इसे 1/2 मिल जाएगा। और कंडीशन सेम रहेंगी कि भाई ये जो है ये नहीं होने चाहिए। अगर ये है तो सन्स डॉटर को कहाँ मिलेगा, टेबल 2 में मिलेगा। ये जो हम बात करें ये टेबल 1 की बात करें, टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम 5वां रिलेशनशिप देखें तो 5वां रिलेशनशिप है अच्छा, एक पॉइंट और रह गया इसके अंदर। कभी कभी, अभी हमने बात की सिंगल डॉटर की, डबल डॉटर की। इन केस जो जिस पर्सन की जो है डेथ हुई है, पी की अगर डेथ हुई है, उसकी ना तो कोई सन है ना सन है, लेकिन सिर्फ एक डॉटर है, सिर्फ एक डॉटर है। ठीक है, तो इस केस में सन की डॉटर को ना 1/6 भी दे देते हैं हम।
1/6 भी दे देते हैं हम। अगर हम बात करें पांचवे रिलेशनशिप की, तो पांचवा रिलेशनशिप है सन सन डॉटर। सन सन डॉटर में भी यही है कि भाई दो हैं ये, तो इनको मिल जाएगा 2/3। अगर ये एक अकेली है तो इसे मिल जाएगा 1/2। ठीक है, पर इसकी कंडीशंस क्या है? इसकी कंडीशन है कि सन नहीं होना चाहिए, डॉटर नहीं होना चाहिए, सन सन नहीं होना चाहिए, सन डॉटर नहीं होना चाहिए, सन 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 नहीं होना चाहिए। और इसकी कंडीशंस भी सेम है। ठीक है, इन दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन SSD को जो है 1/6 भी मिल जाएगा। कब? या तो एक डॉटर है या एक सन डॉटर है और ये प्रेजेंट है तो 1/6 मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि स्टिल सन 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 और SSS तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से अप्लाई करके देख लेना, जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से दे देना, 2/3, 1/2 या 1/6। ठीक है, सिक्स्थ अगर हम रिलेशनशिप देखें तो सिक्स रिलेशनशिप आ जाता है फादर का। फादर को अगर चाइल्ड है तो मिलेगा 1/6। सेवेंथ आ जाता है मदर का। सेवेंथ आ जाता है मदर का, 1/6 मदर को मिलेगा अगर चाइल्ड है। यानी कि ये जो सारे रिलेशनशिप चल रहे हैं ना कि चाइल्ड है, सन है, डॉटर है, अब ये इन मदर फादर की नहीं चल रही, ये उसी के चल रहे हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो डिसीज्ड है, जिसकी डेथ हुई है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो जिसकी डिसीज्ड की डेथ हुई है उसके चाइल्ड है, या फिर उसके अगर औरत मरी है तो उसके हस्बैंड है या फादर है, वो प्रेजेंट है, तो मदर को 1/6 मिलेगा। ठीक है, और मदर को 1/4 मिलेगा अगर वाइफ, मतलब मरने वाला आदमी है तो उसकी वाइफ है, उसके फादर है, और ये वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही है, तो मदर को 1/4 मिल जाएगा इस केस में। ठीक, अब 1/6 वाली भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही, 1/4 वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, देन कम से कम आप उसको 1/3 तो मदर का फिक्स है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मदर। ठीक, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो कम से कम 1/3 तो मदर को मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो फिक्स है उसके लिए। अब अगर हम एट्थ रिलेशनशिप पे चले तो बात आ जाती है फादर्स फादर, यानी कि फादर के फादर की। ठीक है, तो इसमें भी यही है, अगर चाइल्ड है तो 1/6 दे दोगे, चाइल्ड है तो 1/6 दे दोगे। अगर नाइन्थ रिलेशन देखे, अब फादर की मदर यानी कि दादी, ठीक है, तो उनको कितना दोगे? पहली बात तो अगर मरने वाली की मदर जो है नहीं है तो 1/6 दे दोगे दादी को। अगर मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, यानी कि हनाफी और मलिकी लॉ, ठीक है, मदर भी नहीं है, फादर भी नहीं है, तब भी उसको 1/6 दे देते हैं हनाफी और शफी लॉ। तो नाइन्थ रिलेशन हो गया। टेंथ हो गया मदर की मदर, यानी कि नानी, मदर की मदर नानी। तो अगर मदर नहीं है, मरने वाली की मदर नहीं है, तभी तो आ रही है ना नानी की बात, तो अगर मदर नहीं है तो 1/6 दे देंगे नानी को। अब है सगी बहन, रियल सिस्टर, रियल सिस्टर, इसमें भी यही है कि अगर दो रियल सिस्टर हैं तो उनको दे देंगे 2/3। अगर एक ही रियल सिस्टर है तो इसको दे देंगे 1/2। ठीक है, पर कंडीशन क्या है? चाइल्ड नहीं होने चाहिए, फादर नहीं होने चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए, और रियल ब्रदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रियल ब्रदर है तो हम इसको टेबल 2 में दे देंगे बराबर रेशियो के हिसाब से। 2:1 वाले में थे ना रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, तो हम इसको 2:1 के हिसाब से टेबल 2 में इनको दे देंगे। दूसरी बात आ जाती है पैटर्नल सिस्टर। पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर भी आपने देखा था 2:1 में थे, तो पैटर्नल सिस्टर को भी टेबल 1 में रखा गया। लेकिन अगर पैटर्नल ब्रदर है तो इसको भी टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा, टेबल 2 में दोनों को इकट्ठे 2:1 के हिसाब से दे देंगे। तो इसमें भी यही है कि पैटर्नल सिस्टर अगर आपकी 2 है,
पैटर्नल सिस्टर अगर आपकी उस पर्सन की 2 है तो उसे मिलेगा 2/3, और सिंगल है तो मिलेगा 1/2। देखिए इतना तो आप याद कर लीजिए कि भाई 2 है तो 2/3 हो जाएगा, सिंगल है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जो रिलेशन है वो लॉजिक लगा लेना कि भाई सिस्टर है, भाई के साथ कोई वो थोड़ा ना करेंगे, तो ब्रदर है, पहली कंडीशन तो यही होगी। और नाना नानी के में ये याद रख लेना, नाना नानी मतलब नानी तक बात क्यों पहुंच रही है, क्योंकि मदर नहीं है कहीं ना कहीं। तो कुछ कंडीशंस अपने आप लॉजिकली याद हो जाएगी, बट आई नो कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है। तो पैटर्नल सिस्टर को भी कब मिलेगा कि भाई चाइल्ड नहीं होना चाहिए, फादर नहीं होना चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए, रियल ब्रदर नहीं होना चाहिए, रियल सिस्टर नहीं होना चाहिए, पैटर्नल ब्रदर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी इनकी कंडीशंस हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन इन केस पैटर्नल जो सिस्टर है इसको इन केस 1/6 भी दे दिया जाता है कभी कभी। कब? कि भाई चाइल्ड नहीं है, अगर फादर नहीं है, फादर फादर नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, पैटर्नल ब्रदर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक रियल सन जो है वो है, सिर्फ एक रियल सन है, सिर्फ एक है और वो भी रियल सन, तो उसमें पैटर्नल और ये सारे रिश्ते भी नहीं है, तो भाई 1/6 जो है वो दे देंगे इसे। फिर उसके बाद आ जाता है फाइनली 13th रिलेशनशिप, जो कि है मैटरनल ब्रदर मैटरनल सिस्टर का, जो कि मैंने आपको कहा था 1:1 में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ये 2 हैं सिबलिंग्स, अगर 2 हैं तो इनको दे दिया जाएगा 1/3, और अगर एक ही सिबलिंग है तो 1/6। लेकिन कंडीशन क्या है कि चाइल्ड नहीं होना चाहिए, फादर नहीं होना चाहिए, फादर फादर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इनको दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। देखो ये सारी बातें हमने देखी कि कब देंगे, ये नहीं होने चाहिए, ये रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। अगर ये सारे रिलेशनशिप हैं तो क्या होगा, अगर ये सारे रिलेशनशिप है फॉर से मदर में फादर में, तो इन सबको टेबल 1 में कुछ नहीं मिलेगा, इनको टेबल 2 में ही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, टेबल 2 है रेजिडुअरी की। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसे ड्रॉ करूंगी। सी देखो ये टेबल 2 है, मैंने आप वहां आपने देखा होगा कि डॉटर डॉटर्स को ज्यादा रखा गया, सन 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 को नहीं रखा गया है। और मैंने कहा था कि फादर को कब मिलेगा, जब चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं है तो क्या होगा, टेबल 2 में आ जाएंगे फादर। तो अगर कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही ना इन सब की, तो ये सभी के सब टेबल 2 में आ जाएंगे, और फिर इन्हें टेबल 2 के अकॉर्डिंग जो है इनके शेयर्स बांटे जाएंगे। अब आप नीचे देख रहे होगे कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जो कि मैंने एड ऑन्स लिखे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ एड ऑन्स लिखे। ये कौन है ये लोग, डॉटर सन सन डॉटर,
तो ये लोग वो हैं जिनको टेबल 1 के अंदर रखा गया था, लेकिन उनकी कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण वो टेबल 2 में आ जाते हैं। तो देखो डॉटर वैसे तो आप देखोगे टेबल 1 के अंदर थी, लेकिन अगर इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये टेबल 2 में आ जाएगी। तो जब सन है और डॉटर है, इनको साथ में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा 2:1 में, ठीक है, 2:1 में। अब आप बोलोगे 2:1 कैसे पता चला किनको 1:1 किनको 2:1 में देनी है? तो ये देखो हमने ऑलरेडी जो है कवर कर रखा था, जो हमने टेबल्स ड्रॉ करी थी 2:1 वाली 1:1 वाली, वहां हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ था, ठीक है। तो मेल और फीमेल का इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें जो है कंडीशन याद करनी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो वही कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस देखते हैं जिससे आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ रूल्स भी हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये है पी जिसकी डेथ हुई है, ये है उसकी वाइफ और ये है उसका S1 और डॉटर, ठीक है। तो भाई इसकी डेथ हो गई है, तो अब बताइए इनको 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 किस किस को शेयर मिलेगा, कौन सी टेबल के हिसाब से कितना शेयर मिलेगा बताइए। सबसे पहले वाइफ का बताइए कि वाइफ को कौन सा शेयर मिलेगा। जो अभी मैंने टेबल बनवाई है उसका सेकंड पॉइंट आप खोल लो, टेबल 1 का सेकंड पॉइंट, जब वाइफ की डेथ होती है तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा बताइए, अनम्यूट कर लो। वाइफ को कितना शेयर मिलेगा बताइए। टेबल 1 खोलिए ना, जो आपको अभी मैंने कराया टेबल 1, उसके अंदर हमने पहला पॉइंट बताया था हस्बैंड, दूसरा पॉइंट बताया था वाइफ। तो टेबल 1 में मैंने आपको पहले तो टेबल 1 निकालो, बताओ टेबल 1 में मैंने आपको वाइफ के पॉइंट में क्या बताया था कि वाइफ को कब शेयर मिलेगा। वाइफ को कब शेयर मिलेगा? देखो टेबल 1 में हमने कहा था ना भाई वाइफ को शेयर तब मिलेगा, दो कंडीशन है, एक तो चाइल्ड है, एक कंडीशन तब जब चाइल्ड नहीं है, किसके, जिसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे मरने वाले की चाइल्ड है ना, मरने वाले की चाइल्ड है ना, तो इस वाली कंडीशन को हम उठाएंगे कि चाइल्ड है। तो जब चाइल्ड है तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा 1/8, ठीक है। तो 1/8 इसको मिल गया। दूसरी बात, सन सन और ये डॉटर है, तो सन को तो टेबल 1 में रखा नहीं गया लेकिन डॉटर को रखा गया है। लेकिन जब हमने टेबल 1 के अंदर कंडीशन देखी तो हर कंडीशन में देखा कि भाई डॉटर में यही लिखा हुआ है कि भाई सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सन है तो डॉटर भी टेबल 2 में चली जाएगी और सन्स और डॉटर को सेम मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था सन और डॉटर को कितना मिलता है 2:1 में, लिखिए यानी कि मेल को 2 और फीमेल को 1, तो 2:1 में मिल जाएगा, यानी कि डबल टू द सन्स एंड सिंगल शेयर टू द डॉटर। तो इन सबको किसके हिसाब से मिला, टेबल 2 के हिसाब से, ठीक है। और अगर सन जो है नहीं होते तो डॉटर को टेबल 1 के हिसाब से मिल जाता, ठीक है, टेबल 1 के हिसाब से मिल जाता। और सिंगल ही डॉटर है तो टेबल 1 के हिसाब से इसे कितना मिलता 1/2, ठीक है, 1/2 इसे मिल जाता। दूसरे पॉइंट पे अगर हम चले तो दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल पी की डेथ हुई है और इसकी वाइफ है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल भी है जो मैं आपको समझाऊंगी, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक।
तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो मर गया आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब ये एस अपने फादर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है क्योंकि फादर की डेथ हो जाती है, तो ये ब्रांच एक्सक्लूड हो जाती है, इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो शेयर है वो किसको मिलेंगे? वाइफ को, और जो एक बेटा बच गया उसको। ठीक है, तो अगर हम टेबल 1 के हिसाब से देखें तो लिखा हुआ है वाइफ को 1/8 शेयर मिलेगा जब मरने वाले का चाइल्ड है। तो इस केस में मरने वाले का चाइल्ड है तो वाइफ को मिल गया 1/8 वाइफ का शेयर। और सन जो है टेबल 1 के अंदर तो इसे रखा नहीं गया, तो टेबल 2 के अंदर रखा गया है। तो सन जो है, अब देखो और तो कोई रिलेशन है नहीं इस चार्ट में। अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था टेबल जो पूरी प्रॉपर्टी है उसमें पहले टेबल 1 में देखो कौन कौन है शेयर, इतना शेयर वाइफ 1 को चला गया। अब जो प्रॉपर्टी बच गई वो टेबल 2 के अंदर चली जाएगी। टेबल 2 के अंदर पहली कैटेगरी कौन है? सन है, तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सन को चली गई बची हुई टेबल 2 के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है ये अप्लाई नहीं होता सुन्नी लॉ। ठीक है, सुन्नी लॉ में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होता, लेकिन शिया लॉ में भी कहा है कि नहीं होता। लेकिन अगर पैरेलल रिलेशनशिप्स होते हैं तब शिया के अंदर रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई होता है। अब आप सोच रहे होगे पैरेलल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर ये पी होता तो इसके दो बेटे हैं, दोनों की डेथ हो चुकी है और दोनों के सन सन है, अब यही है और दोनों पैरेलल है, तो इस केस में जो है रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होगा, इसको और इसको जो है मिल जाएगा टेबल 2 के हिसाब से शेयर। ठीक है, तो ये शिया लॉ कहता है कि भाई अगर पैरेलल सिचुएशन में हो कोई लोग तब जो है शिया में रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई हो जाता है, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा। तो सुन्नी और शिया लॉ दोनों ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी एक रूल समझा। ठीक, अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देती हूँ कि पी जो है ये ओनर है, 30 लाख रुपीस की इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें अमाउंट ले लेते हैं हम ताकि आसानी हो समझने में। तो पी एक ओनर है, 30 लाख की इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके पीछे इसके रिलेशनशिप्स हैं सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर। तो बताइए कितनी अमाउंट सन को दिया जाएगा और कितना अमाउंट डॉटर को दिया जाएगा। और अभी तक मैंने सारे रूल्स जो पढ़ाए हैं इनहेरिट करने से पहले उनको आप अप्लाई करना। तो इसका जवाब दीजिए। मैम 20 lakhs to son, 10 lakhs to daughter. कैसे? सीधा मैं पूरी इसमें प्रॉपर्टी उठा के ओ सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मैंने पूरे फैक्ट्स नहीं बताया। देखो 10 लाख का विल करके गया हुआ है, ये 10 लाख का विल करके गया है और 5 लाख का लोन। तो पहला आपने सही बताया। 10 lakhs to son, 5 lakhs to daughter. नहीं, ये टोटल प्रॉपर्टी है, ये टोटल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसी तीसरे बंदे के नाम पे ना 10 लाख की जो है फॉर से विल करके गया हुआ है और 5 लाख उसने कहीं से लोन वोन ले रखा था। तो अब क्या होगा? मैम इसमें तो फिर ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो 30 lakhs में से 5 lakhs माइनस हाँ करेंगे, हो जाएगा हाँ 25 lakhs। अब हाँ, उस 25 lakhs में से अगर 1/3 ही किसी अप टू, मैम वो उसको रूल है छोड़ दो, ये 50। मैंने अभी अमाउंट ऐसे लिया आपको समझाने के लिए कि भाई विल वगैरह जो है माइनस करोगे। तो सीधी सी बात है कि भाई वो विल करके गया, तो विल वाले अमाउंट को भी आप क्या कर दोगे? डायरेक्टली देखे तो 15 लाख इसमें से माइनस हो गया, हो जाएगी नेट हाँ, प्रॉपर्टी, और 2:1 ठीक है, की रेशियो तो में। आपको क्या करना है, यानी कि कहने की बात सबसे पहले ये है कि हमेशा आपको जो टोटल प्रॉपर्टी है ना उसमें से आप पहले नेट प्रॉपर्टी निकाल दो। ठीक है, नेट प्रॉपर्टी आपने बिल्कुल सही निकाली, आपने पहले डेप्ट्स को और इसको विल को जो है माइनस कर दिया और उसके बाद नेट प्रॉपर्टी आप बांट दोगे। किस रेशियो के हिसाब से और कौन से टेबल के हिसाब से बांटोगे? 2:1 रेशियो। आपने ऐसा क्यों किया, 2:1 रेशियो क्यों किया? क्योंकि पैटर्नल रिलेशंस के अंडर आ रहे हैं और सन एंड डॉटर को, मतलब डॉटर को सन की हाफ मिलती है। और डॉटर क्या टेबल 1 में थी? यस। पर उसे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई उसका सन यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। सन यहाँ पर है क्योंकि, है ना, सन यहाँ पर है क्योंकि।
चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। इसमें अभी तक हमने जो सारे रूल्स पढ़े, सारी चीजें इसके अंदर अप्लाई हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 इज, पी है, इसकी डेथ हो जाती है, वाइफ है, अब बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैम वाइफ को 1/8, तो जो रिमेनिंग 7/8 होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एस एंड डी होगा इन 2:1 रेशियो, एंड एस एस विल नॉट गेट एनीथिंग क्योंकि ठीक है, रिप्रेजेंटेशन अप्लाई क्यों? नहीं होता। क्योंकि रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यस राइट, ठीक है। ओके, देखो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ इज, तो कुछ रिलेशनशिप्स है जिनके आपको कंडीशन याद करने की जरूरत है, जैसे मदर फादर हो गए, वाइफ हो गए, और सन और डॉटर वाले कर लेना मेनली, तो ठीक है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन हम करें तो देखो इसमें डेथ हुई है पी की, और उसके पीछे है उसके फादर, इसकी वाइफ भी है, इसका सन है एक, इसकी डॉटर है एक, और फैक्ट्स ये है कि ये जो सन है ये इलेजिटिमेट है, ये डॉटर जो है ये अनचेस्ट है, ठीक है, और ये वाइफ है, ये फादर है। अब बताइए किस किस को शेयर मिलेगा, पहली बात तो एफ डब्ल्यू, ठीक है। एस को तो नहीं मिलेगा, दैट इज आई एम श्योर, बट डी का मुझे डाउट है। किसको नहीं मिलेगा? एस को तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो इलेजिटिमेट है, ठीक है, राइट, ठीक लेकिन है। डी, डी का आई डोंट नो। और डबल एस को, उसको सन, भी नहीं मिलेगा वो, हाँ रिप्रेजेंटेशन रूल क्योंकि नहीं तो लगेगा। सबसे पहले तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि ये भी एक्सक्लूड है और ये भी एक्सक्लूड है, तो बचा कौन? डॉटर को हम देंगे, ठीक है। अनचेस्ट है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डॉटर को हमने कहा है ना सीधा सीधा कि भाई जब तक उसकी मैरिज नहीं हो जाती तब भी, अगर मैरिड है, अगर पुअर है तब भी, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ आ जाती है और फादर आ जाती है, तो वाइफ को कितना शेयर दिया जाएगा? 1/8। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड है। और फादर को? 1/4। फादर को टेबल 1 का शेयर देखो फादर का, मैम 1/4 लिखवाया आपने। 1/6 है, ध्यान से देखो, 1/6 है, हस्बैंड का है 1/4। ठीक है। जी। इसमें हस्बैंड नहीं है ना, इसमें वाइफ है, इसकी यस डेथ यस। हुई है ना, ये आदमी की डेथ हुई, तो फादर को 1/6 टेबल 1 के हिसाब से कब मिलेगा? जब उसमें लिखा हुआ चाइल्ड है, तो चाइल्ड है ना, तो 1/6 इसको दे दिया, ठीक है। और डॉटर भी है, तो किस हिसाब से दिया है डॉटर को भी? डॉटर वाला देखो, पॉइंट नंबर 3 है डॉटर का, टेबल 1 के अंदर डॉटर देखो। मैम डॉटर को, हम्म, सिंगल डॉटर है तो हाँ, 1, और क्योंकि सन एक्सक्लूड हो गया है तो आई थिंक 1/6। सिंगल डॉटर है तो हाफ। देखो डॉटर को हमने क्या दिया था, अगर 2 डॉटर है तो 2/3, अगर एक डॉटर है तो 1/2, ठीक है। आपने कंडीशन मुझे लग रहा है गलत लिखी है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया आपने लिखा था, हम शायद गलत नोट कर लिया होगा। चलो इट्स ओके, आप दोबारा लिख लेना, आई विल ऑल्सो सेंड यू माई नोट्स, ओके। और लास्ट क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अब आप करोगे पूरा। पी
फादर है, मदर है, वाइफ है, S1 है, चलिए अब इनका शेयर बताइए। Ma'am, will caste disabilities act apply on S1 or not here? नो, ठीक है, तो ये इसको ही समझाने के लिए बोला था कि इसको मिलेगा S1 को, ठीक है। मतलब S1 को मिलेगा तो यानी कि ये एक्ट अप्लाई हो रहा है। ये इसको मिलेगा, हाँ, इस पे अप्लाई होगा ये एक्ट, ठीक है। इसको जी। एक्सक्लूड नहीं कर देंगे, इसको इनहेरिटेंस में मिलेगा। ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया S, ठीक है। अब दूसरों की बात देखते हैं। S2 को मिलेगा, यस D, यस D1, यस DS, नो ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए। और ऊपर देखे तो दे ऑल विल गेट। ठीक है, तो चलिए शेयर बताइए किसको कितना कितना मिलेगा। सबसे पहले तो टेबल 1 खोल दो, उसमें क्या लिखा है कि भाई फादर को कब मिलेगा, फादर 1/6। ठीक है। फादर क्या लिखा था उसमें, चाइल्ड है मरने वाले के, है ना, तो फादर को 1/6 दे देंगे। उसी के नीचे अगर हम मदर पे आ जाए 1/6 तो मदर को कितना मिलेगा, 1/6। और यहीं अगर हम वाइफ की बात आ जाते हैं, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, तो कितना मिलेगा 1/8। क्यों, क्योंकि मरने वाले के चाइल्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है किस किस को मिलेगा, तो सॉर्टेड करके S2, D और D1, ठीक है, इन चारों को मिलेगा। और कितने कितने रेशियो में मिलेगा, 2:1:1 ठीक है, गुड, ऑफ द रिमेनिंग जो भी इन सब का होगा ठीक है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/8 को हाँ, 1 में से माइनस जितना भी करने के बाद जो शेयर रेसिड्यूरी है, आएगा। जितना भी रेसिड्यूरी, क्योंकि अब ये रेसिड्यूरी है ना, ओके इनको टेबल 1 के अंदर तो हम दे नहीं रहे ना, टेबल 2 के अंदर हम दे रहे हैं। डॉटर्स टेबल 2 के अंदर चली जाती है ना जब सन होता है। और टेबल 2 किसका है, रेसिड्यूरी का, रेसिड्यूरी का। देखो अगर ये सब ना होते, अभी तो देखो सन बहुत सारे हैं तो इनका लॉस हो गया। देखो अगर ऐसा होता कि सिर्फ ये है, तो क्या होता, सन का बहुत फायदा हो जाता। देखो सन टेबल 2 के अंदर है, तो प्रॉपर्टी में 1/6 1/6 एंड 1/8 इनको दे दिया, और जितना भी बची हुई सारी प्रॉपर्टी है वो ले गया सन, क्योंकि ये पहली कैटेगरी में आता है और सिर्फ यही बचा है, डॉटर भी नहीं, ठीक है। तो टेबल 2 के अंदर आप जैसे ही आते हो वो रेजिड्यूरी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। इनहेरिटेंस का टॉपिक हमने पूरा का पूरा कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। आई विल से कि आप जिस हिसाब से मैंने नोट्स बनवाए हैं उस हिसाब से आप नोट्स बनवा लो। और ये जो क्वेश्चंस है, जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतने ज्यादा से ज्यादा आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा कि फादर को कब मिल रहा है, मदर को। और मेन रिलेशनशिप्स जो आपको देखने हैं वो यही है, फादर, मदर, वाइफ, वाइफ, सन और डॉटर। और जो रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसको हमेशा याद रखना। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो भी याद रखना कि भाई मैरिड अनमैरिड डॉटर दोनों को मिलता है। सन जो है उसको मिलेगा, अगर सन डॉटर दोनों है टेबल 2 के अंदर चला जाएगा। इनफैक्ट जो कन्वर्टेड वाला जो सन है उसको भी दिया गया है, राइट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो पूरा हिंदू लॉज का सीरीज, मुस्लिम लॉ का सीरीज, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल IJS लॉ क्लासेस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर स्टूडेंट्स।